हेलो दोस्तों। जीनियस क्वेश्चन नंबर 1 में आपका स्वागत है। तो चलिए आज बात करते हैं कक्षा 10 के नन हिंदी यानी कक्षा 8 के हिंदी जो बिहार बोर्ड में कक्षा 10 में नन हिंदी के रूप में पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम बात करेंगे 50 महत्वपूर्ण सवालों का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 50 सवाल आपको बताना है। 50 सवाल में कितने सवाल आपको आते थे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा अगर आप पूरा वीडियो देख पाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन बहुत ही खास होगा। जैसा कि सवाल नंबर 1 में कहता है कि ठेस कहानी का पात्र है ए हामिद, बी बाल गोविंद भगत, सी सिरचन या डी इनमें से कोई नहीं। तो ठेस कहानी का जो पात्र थे वो सिरचन थे, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 2 क्या कहता है। ठेस कहानी किसके मन की विशिष्टताओं का मार्मिक वर्णन करता है। ए लेखक, बी मानू दीदी, सी कलाकार या डी किसी का भी नहीं। यानी ठेस जो कहानी है किसके मार्मिक का व्याख्या करता है, ये कलाकार का व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 3। मोहर छाप वाले धोती कितने में आती है। ए 8 रुपया, बी 10 रुपया, सी 12 रुपया या डी 15 रुपया। तो मोहर छाप वाली जो धोती आती है वो 8 रुपया में आती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 4 में क्या आता है, गौर से देखिए। सिरचन स्टेशन पर मानो दीदी को क्या देता है। एक जोड़ी आसनी कुश की या डी उपयुक्त सभी। देखिए सिरचन जो है स्टेशन पे जाके क्या करता है, ये सारे चीज देते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी उपयुक्त सभी देते हैं। देखते हैं सवाल नंबर 5। मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे डॉट डॉट मुझको। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो चलाना मुझको होगा। ए चलाना, बी बताना, सी दिखाना या डी बढ़ाना। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, चलाना हो जाएगा। देखते हैं सवाल नंबर 6। हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत, उपयुक्त दोहा की जीनत का अर्थ है। ए शिक्षा, बी शोभा, सी फुलवारी या डी भलाई। आपको बताना है ये जो जीनस शब्द है, जीनस शब्द का अर्थ क्या है। तो जीनस शब्द का अर्थ होता है शोभा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 7 में क्या कहता है। कौन सा कविता गहरे जीवन राग को और उत्साह को प्रकट करती है। ए तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, बी कर्मवीर या सी बिहारी के दोहे या डी बच्चों की दुआ। बोल रहा है, गौर से देखिए, गहरे जीवन के राग को उत्साह करता है वो कौन सा कविता है। तो वो कविता है तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं स्वर्ग है तो उतार ला जमीन पर, ये वाला कविता है। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 8। बुरी है आग पेट की, बुरे हैं दिल के दाग, ये ना दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाब। ए प्रस्तुत पंक्तियां किस कवि की है। ए कबीर, बी बिहारी, सी शंकर शैलेंद्र या डी नरोत्तम दास। ये जो पंक्ति है वो किस कवि का, मतलब कौन कवि है जो लेखक है इसके। तो शंकर शैलेंद्र है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 9 क्या कहता है। ईदगाह के पास कितने वृक्ष की छाया है। ए आम, मतलब किन वृक्षों की छाया है। ए आम, बी इमली, सी पीपल या डी बरगद। तो ईदगाह में जो है वो इमली का वृक्ष था, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 10 में क्या कहता है, गौर से देखिए, है ना। हामिद के दोस्तों का नाम है महमूद, बी नूर यानी नूरे, सी मोहसिन या डी सभी। तो सभी उसके दोस्त का नाम है। देखते हैं सवाल नंबर 11। मेले में हामिद क्या खरीदता है। ए खिलौना, बी मिठाई, सी गुजरिया, डी चिमटा। तो मेले में वो चिमटा खरीदता है। क्यों? क्योंकि उसकी दादी जो जब रोटी पकाती थी तो उसकी उंगलियां जल जाती थी, यही सोचकर उन्होंने चिमटा खरीदा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 12 क्या कहता है। मोहसिन मेले में कौन सी मिठाई खरीदता है। ए रेवाड़ियां, बी गुलाब जामुन, सी सोहन हलवा या डी जलेबी। मतलब मोहसिन जो है खरीदता है वो क्या खरीदता है, रेवाड़ियां खरीदता है। इन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 13 क्या कहता है। सब जगह सब काल में कौन फले फले फूले मिलते हैं। कौन फले फूले मिलते हैं। 13 सब जगह, यहाँ पे आपको बताना कौन फले फूले मिलते हैं। ए दानवीर, सी बलवीर या यानी बी बलवीर, सी कर्मवीर या डी वचनवीर। मतलब फले फूले हर जगह मिलते हैं, वो कौन सा मिलते हैं, कर्मवीर। और ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर 13 का। देखते हैं 14 नंबर में क्या कहता है। कर्म के प्रति निष्ठा ही व्यक्ति की डॉट डॉट निर्धारित करती है। ए
असफलता, बी अशिक्षा, सी सफलता या डी विफलता। तो ये क्या करेगा, सफलता आपका निर्धारित करेगा, क्योंकि आप जो कीजिएगा उसी के अनुसार आपको सफलता मिलेगी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 15, कर्मवीर कांच को क्या करके दिखा देते हैं? ए रतन, बी शीशा, सी कारवान या डी पत्थर। ये क्या करते हैं, कांच को क्या करते हैं, रतन बना देते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 16, चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना, काम पड़ने पर करे जो डॉट डॉट का भी सामना, है ना। ए शेर, बी चीता, सी मुसीबत, डी दुखें। मतलब काम आने पर वो किसका सामना करता है, शेर का सामना करता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 17 क्या कहता है, बाल गोविंद भगत की प्रभातियां कार्तिक से शुरू होकर किस महीने तक चलती है? ए चैत, बी वैशाख, सी माघ या डी फागुन। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, है ना। 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका फागुन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं सवाल नंबर 18 क्या कहता है, बाल गोविंद भगत क्या थे, साधु, गृहस्थ, भगत या कलाकार? बाल गोविंद भगत जो थे वो क्या थे, गृहस्थ थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 19, बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे को आग किससे दिलाई? ए पोते से, बी पोती से या सी पतोहू से या डी इनमें से कोई नहीं। वो जो आग दिलाई थी वो पतोहू से दिलाई थी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 20 में क्या कहता है, मात्रा की दृष्टि से स्वर के कितने प्रकार हैं? ए 3, बी 5, सी 2 या डी 4। आपको बताना है मात्रा के अनुसार स्वर के कितने प्रकार हैं, तो 3 प्रकार हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 21 में क्या कहता है, 21 में क्या कहता है, ध्यान से सुनिए, ऐसे शब्द जो दूसरे शब्द के मेल से बने हैं और जिनके सभी खंड सार्थक होते हैं क्या कहलाते हैं? ए रूढ़, बी यौगिक, सी योग रूढ़ या डी तद्भव। मतलब ये जो शब्द कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं, यौगिक कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 22, भारत शब्द कौन संज्ञा है? ए व्यक्तिवाचक, बी जातिवाचक, सी भाववाचक या डी समूहवाचक। भारत जो है किसी खास देश का नाम है ना, भारत किसी खास देश का नाम है, इसीलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा आएगा, क्योंकि व्यक्तिवाचक में किसी खास वस्तु या स्थान के नाम को ही क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। देखते हैं सवाल नंबर 23 में क्या कहता है, निम्न में संबंधवाचक सर्वनाम कौन है? ए मैं, बी जो, सी कोई या डी कौन। देखिए संबंध मतलब एक दूसरे को जोड़ने का काम करता है, वो कौन सा हो जाएगा, जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। हे राम कौन कारक है? आपको बताना है हे राम जो शब्द है ये किस प्रकार के कारक है, कर्म कारक, संप्रदान कारक या सी संबंध कारक या डी संबोधन कारक। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 24 में। अगर आपको पता है तो कमेंट्स में जरूर बताइए। तो ये हो जाएगा संबोधन कारक, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। देखते हैं सवाल नंबर 25, इसमें संख्यावाचक विशेषण कौन सा है? ए थोड़ा, बी कैसा, सी दो शेर या डी सैकड़ों। आपको बताना है 25 में इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सैकड़ों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 26 क्या कहता है, जिससे क्रिया के भविष्य में होने का बोध हो उसे डॉट डॉट कहते हैं। ए वर्तमान काल, बी भूतकाल, सी भविष्य काल या डी इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा भविष्य काल, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 27 में क्या कहता है, आयु कौन लिंग है? आयु जो है कौन सा लिंग है? ए पुल्लिंग, बी स्त्रीलिंग, सी उभयलिंग या डी इनमें से कोई नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग है आयु। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 28, किताब का लिंग निर्णय करें, यानी किताब कौन सा लिंग है? ए उभयलिंग, बी स्त्रीलिंग, सी पुल्लिंग या डी इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग है किताब। कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग। देखते हैं सवाल नंबर 29 में क्या कहता है, घाव पर नमक छिड़कना मुहावरे का अर्थ है? ए किसी के दुख में दुखी होना, बी चोट पर नमक डालना या सी दुखी को और अधिक दुख देना या डी इनमें से कोई नहीं। देखिए घाव पर नमक छिड़कना का मतलब ये होता है दुखी को और अधिक दुख देना, यानी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 30 में क्या कहता है, गौर से देखिए, है ना।
नाक का बाल होना, नाक का बाल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ए बहुत प्यारा होना, बी नाक में बाल होना, सी छींकना, या डी सर्दी होना। तो नाक में बाल होना का मतलब होता है बहुत प्यारा होना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 31 में क्या कहता है, गौर से देखिए। सैनिकों को तलवार फेंकने का आदेश किसने दिया? ए अशोक ने, बी पद्मा ने, सी लक्ष्मीबाई ने, या डी सेनापति ने। तो ये जो दिए थे अशोक ने दिए थे कलिंग के युद्ध में, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 32 में क्या कहता है, गौर से देखिए, है ना। देखिए 32 में क्या कहता है, सम्राट अशोक किसके सामने तलवार नीचे फेंक देते हैं? ए कलिंग के महाराज, बी कलिंग के सेनापति, सी पद्मा, या डी किसी के सामने नहीं। तो वो पद्मा के सामने अपना तलवार नीचे फेंक देते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 33 में क्या कहता है, ठीक है। 33 में है, जिस सेना ने तुम्हारे पिता, भाई, पुत्र और पति की हत्या की है वह तुम्हारे सामने खड़ी है, यह किसका कथन है? सम्राट अशोक का, बी पद्मा का, सी कलिंग के महाराज का, या डी कलिंग के सेनापति का। ये जो कथन थे पद्मा के थे, जो कलिंग के महाराजा की लड़की थी उसकी थी, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 34 में क्या कहता है, अशोक कलिंग की राजकुमारी पद्मा पर शस्त्र नहीं चलाते हैं क्योंकि वह एक राजकुमारी थी, बी वह स्त्री थी, सी कमजोर थी, या डी युद्ध नहीं जानती थी। तो वो एक क्या थी? स्त्री थी, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 35 में क्या कहता है, गौर से देखिए, है ना। कितना नंबर? 35 नंबर। 35 में, नेपोलियन भी स्पर्धा करता था, ए रसेल से, सीजर से, मोदी से, या इमरान से। मतलब ये जो स्पर्धा करता था ये नेपोलियन किससे स्पर्धा करता था? तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सीजर से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 36 में क्या कहता है, तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है। यह पंक्ति है महात्मा गांधी की, बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर की, सी दिनकर की, या डी निराला की। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ये है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 37 में क्या कहता है, लेखक के अनुसार निंदा की माँ है ईर्ष्या, बी प्रशंसा, सी खुशी, या डी हंसी। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 37 का। तो 37 का क्या हो जाएगा? ए, यानी ईर्ष्या। क्या हो जाएगा? ए। 38 में देखते हैं, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मोको कहाँ गया है। तो ये जो कौन बोलता है? ए शैतान को, बी भगवान को, सी इंसान को, डी नादान को। ये जो वाक्य क्या कहा गया है तो ये किसको? भगवान को कहा गया है। ऑप्शन नंबर, भगवान ने कहा कि मुझे कहाँ ढूंढते हो, मैं तो तुम्हारे पास हूं, है ना। तो मोको क्या भगवान बोलते हैं। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 39 में क्या कहता है, गौर से देखिए, है ना। 39 में है, कबीर के किस पद में कागज की लेखी की जगह आंखिन देखी की प्रतिष्ठा है? ए पहले पद में, बी दूसरे पद में, सी दूसरे पद और पहले पंक्ति में, या डी दूसरे पद की चौथी पंक्ति में। आपको बताना है इसका राइट आंसर 39 का क्या होगा। तो 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए पहले पद में, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 40 में क्या कहता है, विक्रमशिला के प्रांगण में कितने महाविद्यालय विद्यमान थे? ए 10, बी 5, सी 6, या डी 2। आपको बताना है 40 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो 6 महाविद्यालय विद्यमान थे, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 41 में क्या कहता है, विक्रमशिला का विक्रमशिला का विकास किस शताब्दी में हुआ था? ए छठी, बी सप्तमी, या सी 8वीं, या डी 9वीं। यानी इसका जो सबसे ज्यादा विकास हुआ था वो कब हुआ था आपको बताना है। तो ये जो हुआ था आपका 8वीं शताब्दी में, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 42 में क्या कहता है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का सर्वनाश कब हुआ? विश्वविद्यालय का जो सर्वनाश हुआ वो कब हुआ? ए 12वीं सदी, बी 13वीं सदी, सी 11वीं सदी, या डी 10वीं सदी। ये जो आपका उसका विनाश हुआ था वो 13वीं सदी में हुआ था। किसमें हुआ था? 13वीं सदी। तुर्कों के राजाओं ने उन्होंने क्या किया? विद्रोह कर इसको विनाश कर दिया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 43 क्या कहता है, पुरातात्विक खनन में कितने फीट की भूमि स्पर्श
मुद्रा में भगवान बुद्ध की प्रतिमा प्राप्त हुई? ए 3 फीट, बी 4 फीट, या सी 4.5 फीट, या डी 5 फीट। तो 43 का जो है आपका क्या हो जाएगा? 4.5 फीट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 44 में क्या कहता है। पवन का संधि विच्छेद क्या है? पवन का संधि विच्छेद क्या है? ए प प्लस अन, बी पा प्लस 1, या सी पो प्लस अन, या डी प प्लस अन। आपको बताना है पवन का जो सही संधि विच्छेद है वो क्या है आपका। तो ये क्या हो जाएगा? पो प्लस एन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 45 में क्या कहता है। संगीत का सही संधि विच्छेद क्या है? ए स प्लस गीत, बी सम प्लस गीत, या डी संगी प्लस तो, या डी सु प्लस गीत। आपको बताना है 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सम प्लस गीत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 46 में क्या कहता है। राज सिंहासन कौन सा समास है? ए द्विगु, बी द्वंद्व, सी कर्मधारय, या डी तत्पुरुष। तो राज सिंहासन जो है वो किस प्रकार के समास के उदाहरण है? ये तत्पुरुष समास के उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 47। कौन सा शब्द व्यायवी भाव समास है? ए राजपुत्र, बी नवयुवक, सी चंद्रमुख, या डी प्रतिदिन। यानी क्या होगा? अव्ययवी भाव का जो समास का उदाहरण है वो कौन सा है? तो ये हमारा प्रतिदिन हो जाए, जिसमें दोनों क्या होगा? प्रधान हो। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 48। सपूत के उपसर्ग हैं? ए तो, बी पुत, सी सो, या डी सपू। यानी उपसर्ग मतलब पहले वाला और प्रत्यय मतलब बाद वाला। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। यानी 48 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 49 में क्या कहता है। 49 में क्या कहता है। अनपढ़ शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ए अन, बी अ, बी पढ़, या डी अपढ़। तो देखिए अनपढ़, तो ये हमारा अन जो है अलग है, अन प्लस पढ़। तो यहाँ पे हमारा क्या ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 50 में क्या कहता है। गाड़ीवान शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो ए गाड़ी, बी वान, सी नो, या डी अन। देखिए प्रत्यय का मतलब बाद वाला, प्रत्यय का मतलब क्या होता है? बाद वाला। तो वान हो जाएगा गाड़ी प्लस वान, गाड़वान। अगर इसका विग्रह करेंगे तो ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। तो चलिए 1 से लेकर 50 तक का सवाल आपको बताएं। आप बताइए कमेंट्स में कि आपका कितना सवाल सही हुआ और कितना आप सही दे पाए और कितना गलत हुआ। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हाँ, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में जो बेल आइकन उसे जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम वीडियो बनाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो चलिए आज यहीं पे अपना वीडियो करते हैं समाप्त। जय हिंद।